वेलकम बैक व्यूवर्स। और अब बात कर लेते हैं 2 अक्टूबर की, यानी कि 2 अक्टूबर को आलमी दिन मनाया जाता है। यौम अदम तशद्दुद जो है वो मनाया जाता है। और ये अदम तशद्दुद का मतलब है कि जो तशद्दुद है उसको ख़त्म किया जाए। बर्दाश्त हमारे अंदर ख़त्म हो चुकी है और तशद्दुद और वायलेंस की तरफ हमारा जो है पूरा माशरा और सोसाइटी जा चुकी है। अच्छा, इस दिन को मनाने की जो ज़रूरत है ना, वो इसलिए भी महसूस ज़्यादा की जाती है क्योंकि अब ये मकसद होता है कि तशद्दुद की हर शक्ल को जो है वो उसकी मुखालफत आपने करनी है और इंसानी हुकूक़ की जो हिफाजत है उसको यकीनी बनाना है। इसलिए आलमी बरादरी इस बात पर ज़ोर भी देती है कि तशद्दुद नहीं होना चाहिए, पूरा तरीके से मामला हल होने चाहिए। और हम इनफरादी तौर पर अगर देखें ना, तो हर शख्स के अंदर बर्दाश्त अब ख़त्म हो चुकी है। पेशेंस लेवल और टॉलरेंस लेवल जो है वो बिल्कुल ज़ीरो हो चुका है। और हम जब बात करते हैं कौमों के ऊपर या फिर हम बात करते हैं मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के ऊपर, तो हम वहाँ भी यही चीज़ देखते हैं कि जो लोगों के अंदर अदम बर्दाश्त है, इसी तरह अक़वाम के अंदर अदम बर्दाश्त है, इसी तरह जो कंट्रीज़ हैं उसके अंदर अदम बर्दाश्त है। और फिर इस दिन को मनाते तो हैं, लेकिन इनडायरेक्टली हम दुनिया में देखते हैं कि उसके बिल्कुल बरक्स काम हो रहा होता है। अभी आप इसराइल की जारियत देखें, अभी आप कश्मीर के अंदर भारत की जारियत देखें, ये जिस तरह के काम हो रहे हैं, ऐसा लगता नहीं कि 2 अक्टूबर को जब हम अदम तशद्दुद मना रहे हैं तो हमें रिजल्ट भी मिल रहा है। इस पर ज़रा सा पहले हम इनफरादी तौर पर बात करेंगे, फिर कलेक्टिवली भी ज़रा बात करेंगे। हमारे साथ समाजी रहनुमा हैं, इस वक्त ऑन कॉल मौजूद हैं, हमारी बड़ी अच्छी पैनलिस्ट है हमारे साथ। हर टॉपिक के ऊपर जब भी अखलाकियात की बात होती है, इंसानी हुकूक़ की बात होती है या फिर इंसानियत की बात होती है, तो अवलीन दर्जात में होती हैं आलिया सारिम बनी साहिबा। आलिया साहिबा, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। बखैर आफियत हैं आप? अल्लाह का करम। मैं ज़रा जानना चाहूँगा, आज 2 अक्टूबर है, अदम तशद्दुद का दिन मनाया जा रहा है। हमारे अंदर बर्दाश्त ख़त्म होती जा रही है, तशद्दुद पसंद होती चली जा रही है ये कौम। वजह क्या है? वजह इतनी सी है कि हम जिंदगी की हकीकत को समझ ही नहीं पा रहे हैं, इसीलिए बर्दाश्त भी खत्म और अमल भी खत्म, दूसरों से मोहब्बत भी खत्म और अपना आप अपनी अना सबसे आगे। चिरागों से ना पूछ कि बाकी तेल कितना है, ना ही सांसों से पूछ कि बाकी खेल कितना है। पूछो सिर्फ कफन में सोए हुए इंसानों से, अमल जिंदगी में हो तो कब्र में चैन कितना है। आपकी मैं सारी गुफ्तगू सुन रही थी और आपने इनफरादी से लेके उस चीज को आप इज्तमाई तक लेकर गए। कुछ जिंदगी की हकीकतें ऐसी हैं जो मजहब से भी बालातर हैं, जो अक़वाम में भी सबसे ऊपर, यानी फर्क नहीं पड़ता कौन सा इलाका है, दुनिया का कौन सा हिस्सा है, कौन सी कौम है, लेस डेवलप कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप कंट्री है, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो चीजें ये हैं कि जिंदगी और मौत सबको आनी है, सबको आनी है। और ये भी एक हकीकत है कि ना हम अपने साथ कुछ लाते हैं ना ले जाते हैं, सब कुछ यही छोड़कर चले जाते हैं। ये भी एक हकीकत है कि इंसान दुनिया के किसी हिस्से में बसता हो, उसकी जिंदगी चंद ही सालों की है। ये मैंने इसलिए कहा कि इज्तिमाई तौर पर हमें ये देखने की जरूरत है कि चाहे कोई कितना ही ताकतवर हो, और ये कितना ही ताकतवर मुल्क हो, उसमें रहने वाले लोग कितने ही डेवलप्ड हों, रहना उन्होंने इस दुनिया में थोड़े ही दिनों के लिए है। तो ये जो ताकत की, पैसे की, पावर की जो तमाम अक़वाम में, तमाम ममालिक में जो जंग छिड़ी हुई है, वो किस चीज की जंग है? वो ताकत की जंग है, दूसरे को मॉनिटर करने की जंग है, कंट्रोल करने की जंग है। ये जो दुनियावी, जो हमारे जमीनी जो मादनियात हैं, इसको कंट्रोल करने की जंग है। लेकिन कोई भी ये जंग कर ले, हिटलर हो या यहाँ का कोई बाशिंदा हो, एंड क्या है? चाहे वो फिरौन हो, चाहे वो नमरूद हो, चाहे वो शद्दाद हो, एंड क्या है कि कुछ दिनों के लिए आए हैं और फिर सब ने चले जाना है। ये एक ऐसी हकीकत है कि अगर हम इसको समझ लें और हर चीज से बालातर हो जाए, तो ये दुनिया इंसानों की है और सिर्फ इंसानों के लिए बनी है। जब तक इसमें हम इंसानों के साथ मिलकर रहना नहीं सीखेंगे, हम कहकर जीना नहीं सीखेंगे, मैं में रहेंगे, तो हर साल दिन मनाएंगे, बहुत सारे दिन मनाएंगे, बस दिन ही मनाएंगे, उसके बाद अमली तौर पर कुछ नजर नहीं आएगा। अच्छा अली साहब, ज़रा हम इनफरादी तौर पर बात करते हैं। कौमों की जब बेहतरी होती है, उनकी ग्रूमिंग होती है, तो इसी तरह माशरे के अंदर कुछ लोग ऐसे उठते हैं जो आवाज़ बुलंद करते हैं और फिर उनकी बेहतरी के लिए, उनकी ग्रूमिंग के लिए जो है वो सोसाइटी के अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आप भी माशाल्लाह से NGO रन करिए, इंसानियत से बड़ा एक क्लोज़ आपका रिश्ता है। हम इनफरादी तौर पर पहले देखते थे कि सब्र होता था, तहम्मुल था, और फिर उसके बाद एक बर्दाश्त हुआ करती थी, पेशेंस लेवल हमारा बड़ा अच्छा होता था, टॉलरेट कर जाया करते थे बड़ी से बड़ी चीज़ को। अब हम ये देखते कि टॉलरेंस लेवल भी ज़ीरो है और बर्दाश्त तो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। एक सड़क पर खड़े होने वाले शहरी से लेकर, एक ऑफिस के अंदर पढ़े लिखे काम करने वाले शहरी से लेकर, ऐवानों में जो है वो मुंतखब होने वाले शहरियों से लेकर, हम हर तरफ देखते हैं गालम गलोच, बदतमीज़ी, दस्तो गिरेबा होना। ये कल्चर क्यों तेज़ी से बढ़ता चला जा रहा है?
देखिए हमारा रवैया वही होता है जो हमारी सोच होती है, हम उसी हिसाब से काम करते हैं। अगर हमारी सोच ये है कि हमने किसी दूसरे को कंट्रोल करना है, अपने ताबे करना है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम अपने आप को सुपीरियर और दूसरे को इंफीरियर समझ रहे हैं। ठीक है। ये जितनी भी अदम बर्दाश्त हम देखते हैं ये अपने से नीचे वाले के लिए देखते हैं, चाहे वो ताकत में कम हो, पैसे में कम हो। अपने से ऊपर वाले के लिए हम सब बिल्कुल इंसान बन जाते हैं, ऐसे इंसान बन जाते हैं कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती। तो ये जो हम पावर के लिए अपने दूसरों को कंट्रोल करने के लिए जो हम ये सारी चीजें अपने पास ले रहे हैं ना, तो फिर बर्दाश्त की हमें जरूरत ही नहीं रहती। जो सारी तवज्जो है वो बर्दाश्त पे नहीं जा रही है, सारी तवज्जो, हमारा सारा अमल इस बात पे जा रहा है कि हम दूसरे को कंट्रोल कैसे। और जब हम किसी को कंट्रोल करते हैं तो समझिए हम समझते हैं हम उसके हाकिम हैं। जब हम उसके हाकिम हैं तो हम बर्दाश्त की तरफ क्यों जाएंगे। अच्छा, अगर मैं दूसरी तरफ आ जाऊं तो फिर महंगाई और जो इस वक्त हमारी फैमिलीज जो टूट रही हैं, जो वायलेंस हो रहा है, जो जिंदगी में बेचैनी है, चाहे वो छाबड़ी वाला है, चाहे वो महल वाला है, ठेले चलाने वाला है, वो जो एक बेचैनी है वो इसलिए भी है कि हमारे माशरे में से वो जो रिश्तों की खूबसूरती थी, जो हमारी फैमिली यूनिट थी, यानी सुबह का थका हारा अगर कोई घर आता है शख्स, औरत हो मर्द हो, कोई भी नौकरी से घर आता है, अगर घर में उसको अपने बुजुर्ग नजर आते हैं तो उनसे सुकून मिलता था, बच्चे नजर आते हैं तो उनसे इत्मीनान होता था। अब बच्चे हमें, अब साली अगर हम सड़क पर देख लें, ये जो बच्चे सड़क पर घूम रहे हैं, ये किसकी अदम बर्दाश्त है? ये मियाँ बीवी की आपस की अदम बर्दाश्त है, जिसकी वजह से बच्चे बाहर हैं, उनको कोई घर में रखने को तैयार नहीं है। मियाँ बीवी दोनों अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं और एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर रहे। माँ बाप के लिए, बेचारों के लिए आलम ये हो गया है कि वो अगर बूढ़े हो गए हैं तो उनके लिए बर्दाश्त नहीं है। अगर माँ बाप एक दफा एक सवाल एक से दूसरी दफा पूछ लें तो उन्हें कहा जाता है आपने तो दिमाग खराब कर दिया। ये नहीं था हमारा कल्चर, ये नहीं था हमारा माशरा, ये इंसानियत नहीं है। इंसानियत ये है कि जब हम छोटे थे हमारे 100 दफा पूछने पर उन्होंने सब बताया, तो आज उनके दूसरी तीसरी दफा पूछने पर हम बताएं। हमने रिश्तों की मोहब्बत भी खत्म कर दी, हमने अपने प्यारों की मोहब्बत भी खत्म कर दी। बर्दाश्त किधर से आएगी? जब जिंदगी में सुकून नहीं होगा ना तो जिंदगी में बर्दाश्त नहीं आएगी। जब जिंदगी में रिश्ते नहीं होंगे तो जिंदगी में सुकून नहीं होगा। जब हम उस दरख्त की मानिंद नहीं होंगे जो अपना साया और फल दूसरे को देख के खुश रहता है और खड़ा रहता है धूप में, तब तक हमारे अंदर बर्दाश्त नहीं आएगी। सुकून कहाँ है हमारे अंदर? बर्दाश्त कैसे पैदा होगी? हम इतने बेसुकून हो गए हैं, हमारे अंदर इतनी बेचैनी हो गई है। बर्दाश्त, सब्र, ये तो बहुत खूबसूरत जज्बा है। इसके लिए हमें अल्लाह के उसूलों के करीब आना पड़ेगा। हमें अपने आप को मुतमईन करना पड़ेगा कि जो नसीब में है वो मिल गया, जो नसीब में नहीं है उस पर हमने सब्र करना है। सब्र और शुक्र ही अगर आ गया तो शायद हमारे सारे के सारे मसले बहसियत कौम भी हमारे खत्म हो जाएंगे। और अगर मैं थोड़ा सा टच करना चाहूँ, अगर आप मुझे इजाजत दें, औरत के हवाले से, क्योंकि काम करती हूँ तो दिल के करीब है औरत। हमारे माशरे ने औरत को किस चीज की इजाजत दी हुई है? इजाजत दी हुई है कि तुम खूबसूरत लगो, कहीं भी जाओ तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाओ, तुम्हारी उम्र आगे नहीं बढ़नी चाहिए, तुम्हें हर वक्त बहुत प्यारा लगना चाहिए और हर शख्स की नजर तुम पर पड़े तो बस पड़ी ही रह जाए। बिल्कुल बिल्कुल औरत के पास ये सारी चीजें मौजूद हैं। अल्लाह ताला ने औरत को बनने संवरने का हक दिया, सब कुछ दिया, लेकिन औरत सिर्फ इस काम के लिए नहीं पैदा हुई कि वो बने संवरे और सब उसको देखकर उसकी सताइश करें। औरत को जबान खोलने की इजाजत दीजिए, उसका कोई ओपिनियन है उसको ओपिनियन रखने की इजाजत दीजिए। माशरे में अगर उसकी उम्र बढ़ती है तो उसको डराइए नहीं कि तुम्हारी उम्र बढ़ गई तो तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं होगा। अरे उम्र बढ़ गई तो क्या हुआ, बच्चे हैं, बच्चे सर आंखों पे बिठाएंगे, जो नहीं बिठाते वो खुद बदनसीब है। औरत को इस चीज से निकालिए, औरत को अख्तियार दीजिए, औरत को कमअकल नहीं समझिए, औरत को उसके जायज हुकूक दीजिए। जब औरत मुतमईन हो जाएगी, औरत में बर्दाश्त आ जाएगी, वो घर में होगी, वो बच्चों के सामने बर्दाश्त और जाहिरा करेगी तो बच्चों में भी बर्दाश्त आ जाएगी। ये वो बुनियादी चीजें जिससे हम बात नहीं करते। हम अपना वो जो कहना चाहिए कि जो इनपुट है या जो हमारा जो रॉ मटेरियल है, हम रॉ मटेरियल पर बात नहीं करते और फिनिश गुड पर हम कहते हैं अरे ये क्या हो गया, ये कौन सा फिनिश गुड मिल गया। वही फिनिश गुड हमें मिला है जो हमने रॉ मटेरियल डाला था। औरत की जो असल हैसियत है ना, वो इज्जत दीजिए उसको, सानवी हैसियत पर उसको कंप्रोमाइज नहीं करवाइए। और औरत के लिए मैं यही कहूंगी, अगर सबसे ज्यादा बर्दाश्त माशरे में कौन करता है, सब्र कौन, वैसे तो सब इंसान करते हैं, लेकिन मेरी सोसाइटी में ये औरत को बहुत करना पड़ता है। तो प्लीज औरत को चाहिए, हम सबको चाहिए औरतों को कि एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे की कीमत पहचानें, मजबूत औरतें बन जाएं, एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ना सीखें, एक दूसरे से दोस्ती कर लें। और हमें नामहरमों से सताइश नहीं चाहिए, हमें नामहरमों से वो नजरें नहीं चाहिए जो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। औरत को सुकून दीजिए, औरत की बर्दाश्त को गलत जगहों पर ना आजमाइए ताकि वो बच्चों तक पहुंचे और फिर वो फाइनली
माशरे तक ठीक पहुंचे। है। और ये जो बेवकूफी का गेम हमारे माशरे में चल रहा है, इसको बंद होना चाहिए। आ है। जाए अपनी असल की तरफ, सब ठीक है। ठीक हो जाएगा। आलिया साहब, आप हमारे साथ शामिल गुफ्तगू ही रहेंगी। मैं ज़रा सब एक और गेस्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं, अरीबा नवेद खान में ज्वाइन कर चुके हैं, माहिर नफ्सियात हैं और जो है वो पूरे स्कूलिंग सिस्टम को भी जो हेड कर रही हैं। अरीबा, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। थैंक यू फॉर वेलकमिंग मी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, और इतना वेलकमिंग आपका अंदाज है तो मुझे ये सोचकर कहना पड़ रहा है कि बड़े अच्छे टॉपिक पर आपको लिया है। अदम तशद्दुद का आज दिन है और इसको तशद्दुद को ख़त्म करना है। वायलेंस बढ़ता चला जा रहा है। मैं ज़रा साइकोलॉजिकली पहले इंडिविजुअली आपसे बात करना चाहूँगा, बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, व्हाट डू यू अज्यूम कि ये जो जहनी दबाव है और ये जो इस वक्त तशद्दुद की कैफियत होती है कि हम बर्दाश्त एकदम ख़त्म कर जाते हैं, ये भी एक मेंटल स्टेट है ना? हाउ डू यू डिफाइन दिस थिंग? देखिए, जो अग्रेशन, जहां तक हम अग्रेशन की बात करें तो अग्रेशन हमारी लाइफ में पहले भी था, अब भी है, लेकिन हमारा जो अग्रेशन लेवल है वो इंक्रीज होता जा रहा है वक्त के साथ साथ। और वो इंक्रीज इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोगों ने अपनी लाइफ के अंदर बाउंड्रीज सेट कर ली हैं। पहले के वक्तों में जब हम बात करेंगे तो पहले के वक्तों में लोग बहुत सोशल हुआ करते थे, अभी भी सोशल है, लेकिन वो बाउंड्रीज आज तक उन्होंने रखी हुई हैं। जैसे कि पहले घरों में एक कमरे में बहन भाई रहते थे, आपस में बातें शेयर किया करते थे, लेकिन अब लोग अपनी बातें अपने अंदर छुपाने लग गए हैं, अपनी हर चीज पर्सनलाइज करने लग गए हैं। लोगों के अपने रूम्स होते हैं, बच्चे अपने पेरेंट्स से बातें छुपाते हैं, अपने फ्रेंड्स से भी शेयर नहीं करते हैं, बाहर ज्यादा अच्छे दोस्त ढूंढते हैं माँ बाप को छोड़कर। तो जब बच्चों में ये सारी चीजें आ जाती हैं तो अग्रेशन बढ़ जाता है, स्ट्रेस बढ़ता है, अग्रेशन बढ़ता है। और बच्चों में डेफिनेटली जब अग्रेशन बढ़ता है तो वायलेंस क्रिएट होता है। और हमने माशरे में ऐसे रोल मॉडल ढूंढ लिए हैं कि जब हम मूवीज भी देखते हैं, हमारे बच्चे इवन मूवीज देख रहे होते हैं तो उसमें भी वो लोग वायलेंस ही तलाश कर रहे होते हैं। फाइटिंग मूवी देखनी है, ये करना है, माशरे में वो सबसे अच्छा लगता है भाई जिसके पास गन होगी, ठीक है, जिसके पास ज्यादा होगा। तो ये सारी चीजें एग्रेशन की तरफ लेके जाती हैं बच्चों को। अच्छा अरीबा, मैं एक सवाल और कंटिन्यू करूंगा, फिर हम आलिया साहब की तरफ बढ़ेंगे। बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, जरा जहनी दबाव पर भी बात कर लेते हैं। जहनी दबाव हो या नफरत के बढ़ने का ताल्लुक हम तशद्दुद से कैसे जोड़ सकते हैं? इसको ज़रा डिफाइन कीजिएगा कि जो तशद्दुद के वाक़यात इतने बढ़ते चले जा रहे हैं, एक रीज़न ये बताते हैं कि हम जहनी दबाव का शिकार थे, हम जो है वो नफरत के मुर्तकिब हो गए थे, इसलिए ये तशद्दुद तक आ गई बात। देखिए, पाकिस्तान एक हमारा डेवलपिंग मुल्क है, ठीक है। यहाँ पे लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम, इसलिए फ्रस्ट्रेट बहुत ज्यादा है हमारी आवाम। आप देखिए हमारे ट्रैफिक का दबाव, जब एक आदमी अपने घर आ रहा होता है और वो ट्रैफिक में फंसा हुआ होता है और वो जब घर आता है वो इतना फ्रस्ट्रेट हुआ होता है और बेगम आके कोई भी जरा सी बात कहते तो वहां पे वो चीखना चिल्लाना, रूठना मनाना सब चल रहा होता है। तो हमारी आवाम में टॉलरेंस लेवल कम इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे पास वो चीजें ही नहीं है जिससे हम लोगों को फैसिलिटेट कर सकें। लोग स्ट्रेस का शिकार इसलिए हैं क्योंकि हमारे यहाँ इतने बिल्स होते हैं, लोग प्रेशराइज्ड हो रहे हैं, हमारे आवाम प्रेशराइज्ड हो रही है और हमें डेफिनेटली इसको मैनेज करना पड़ेगा क्योंकि वायलेंस वहां आता है जहां स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस बढ़कर एग्रेशन लेवल पे आ जाता है और एग्रेशन देन वायलेंस की तरफ जा रहा होता है। तो हमें क्रिएट करनी पड़ेंगी बाउंड्रीज के हम अपने स्ट्रेस को किस तरह मैनेज करें। हमारा स्ट्रेस हमें जब मैनेज हम नहीं कर पाएंगे तो हम डेफिनेटली वायलेंस की तरफ जाएंगे और वायलेंस की भी लेवल्स हैं, हम उनको भी क्रॉस कर सकते हैं। और एक वक्त ऐसा आता है कि हम अपने आप को हार्म पहुंचाना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है आलिया साहब, अब आपसे भी सवाल कर लेता हूँ मैं, क्योंकि इस वक्त हम जब अदम तशद्दुद की बात कर रहे हैं ना, तो आज से ज़रा अगर हम अज़्म करना शुरू करें, इरादा करें कि आज से मैं गुस्सा नहीं करूँगा, आज से मैं किसी के साथ बदसलूकी नहीं करूँगा, आज के बाद मैंने अगर कभी किसी पर गलती से दानिस्ता बेदानिस्ता तौर पर जो है वो हाथ उठाया है तो आज के बाद से नो टू वायलेंस। लेकिन हमें ज़रा सा टीच करें कि आलमी यौम अदम तशद्दुद जो मना रहे हैं हम, उसका मकसद हमें सिखाता क्या है बेसिकली, हम स्टार्ट कैसे ले सकते हैं? एक बहुत शायद मुश्किल, शायद आसान, लेकिन मैं इसको कहती हूँ कि अगर शुरू में मुश्किल लगेगा और हमने उसको आदत बना लिया और हमारी फितरत में आ गया तो बहुत आसान हो जाएगा। वो है चीज माफ कर देना। तशद्दुद या गुस्से का मतलब ये है कि सामने वाले का अमल हमें बर्दाश्त ही नहीं हो रहा। अब सामने वाले का अमल ये भी हो सकता है कि कई दफा ये भी हो सकता है कि वो वाकई हमारे साथ ज्यादती कर रहा हो सकता है वो हमारा हक खा रहा हो। तो हमारी सोसाइटी में ये कि मैं तो अपना हक किसी सूरत नहीं छोड़ूंगा या छोड़ूंगी। मैं भी इस बात की बहुत बड़ी हामी हूं कि अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। जब तक आप बात नहीं करेंगे, लड़ेंगे नहीं, आपको आपका हक नहीं मिलेगा। लेकिन मैं इस बात की भी बहुत बड़ी हामी हूं
कि नाहक के बदले नाहक ठीक नहीं है। नाहक के बदले अगर हम भी उसी कैटेगरी में आ गए तो फिर तो तशद्दुद वहां जाएगा कि हम इंसान क्या, हम जानवर क्या, हम दरिंदे बन जाएंगे। और माफ करने की सलाहियत बिल्कुल ऐसे ही है, ये उन्हें अता होती है कि जब अल्लाह ताला हमें माफ करना चाहता है, माफ करता है, तो फिर अल्लाह ताला हमें सलाहियत देता है कि हम दूसरों को माफ करें। एक तो ये हो गया कि हम हक पर हैं और हम तशद्दुद पर आ जाएं, वो तब भी एक्सेप्टेबल नहीं है। यानी हमारे साथ अगर किसी ने ज्यादती की और पलट के उसी के लेवल तक गिर गए, उसको सबक सिखाने के लिए उससे ज्यादा नीचे लेवल पर गिर गए, तब भी हमने ज्यादती की। तशद्दुद किसी सूरत में काबिल कबूल नहीं। नाहक के बदले नाहक भी ठीक नहीं। उसका तरीका यह है कि हमने सारी कोशिशें कर ली और उसके बावजूद अगर हमें कोई चीज नहीं हासिल हो रही तो या तो हम अपना रास्ता बदलेंगे, हम उसको अल्लाह पर छोड़ेंगे, हम सही वक्त का इंतजार करेंगे, सही वक्त पर हम दोबारा उसका हुसूल करेंगे, लेकिन हम नाहक के बदले नाहक नहीं करेंगे, वरना हमारा शुमार उन्हीं में हो जाएगा। और माफी एक ऐसा जज्बा है कि जो सामने वाले को ही नहीं, हमें भी सुकून देता है, हम भी रिलैक्स हो जाएंगे। जब सामने वाले को माफ किया, हम रिलैक्स हो गए, तो हमारे अंदर बेचैनी नहीं होगी, तशद्दुद की कैफियत नहीं होगी, तो कितने सारे मसले हल हो जाएंगे। और मैं आपको जुल्म के बारे में वाज़ेह अल्फाज में बताऊं कि जालिम की पकड़ दुनिया ही में हो जाती है, और ये हम सब ने देखा है कि ये बिल्कुल ऐसे ही है। और जो आपने कहा ना सबर बर्दाश्त, कुरान पाक में खुलकर तो लिखा हुआ है कि बुराई को भलाई से दूर करो, फिर वो शख्स ऐसा हो जाएगा जैसे कि तुम्हारा दोस्त। हमारे लिए कितना आसान है ना कि जिसने हमें बनाया उसकी बातों का, अल्लाह ताला की बातों को हम सुने, हम समझें, उन पर अमल करें। मैं मानती हूँ, मैं शेल्टर होम को देख रही हूँ, वहां पर 2 टीवी और बिल्कुल खत्म हुई हुई औरतें आती हैं। ये जो मैं जुमले बोल रही हूँ, कुछ लोगों को, कुछ औरतों को या मर्दों को जिनके साथ ज्यादती, शायद उन्हें बुरा लग रहा होगा कि कितनी आसानी से इन्होंने ये बात कर दी। क्या ये इतना ही आसान काम है? ये शायद शुरू में ज्यादा आसान काम ना हो किसी को माफ कर देना। बिल्कुल ऐसे ही कि कहते हैं ना कि कभी कभी नमाज पढ़ना शुरू में तो आप अपने आप को फोर्सफुली बिठाते कि नहीं आपने ये सारी नमाज पढ़नी है और आप बैठे, और आहिस्ता आहिस्ता इतना दिल लग जाता है, इतना दिल लग जाता है नमाज के साथ कि फिर जानमाज से उठने को दिल नहीं होता। ये माफ करने का अमल बिल्कुल ऐसे ही है भाई कि शायद शुरू में मुश्किल हो जाए, लेकिन आपने इसको अपना लिया तो आपके अपने अंदर से तशद्दुद खत्म हो जाएगा। जो लोग माफ कर देते हैं वो तशद्दुद की तरफ जा ही नहीं सकते। जो तशद्दुद की तरफ नहीं जाते वो बहुत रिलैक्स, मुतमईन, बेहतरीन जिंदगी गुजारते हैं। तो हमें अपनी, फिर वही कहूंगी कि अकल की तरफ हमें आना पड़ेगा। और ये जो आपने, हम सबको पता है कि नबी करीम ने, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया था, जब सवाल हुआ कि दुनिया और आखिरत की मिसाल कैसी है, तो आपने फरमाया दुनिया और आखिरत की मिसाल ऐसी है कि जैसे दरिया बह रहा हो और कोई इसमें उंगली डुबोकर निकाल ले तो जितना पानी हमारी उंगली पर आया वो दुनिया है, और बाकी जो दरिया समंदर पीछे रह गया वो आखिरत है। अब इतनी सी जिंदगी, इतनी सी दुनिया के लिए हम इतना जबर, इतना जुल्म। अली साहब, एक कंटिन्यूटी के सवाल है, मैं आपसे एक ये देता हूँ कि हमेशा हम देखते हैं कुछ लोगों का मिजाज ऐसा होता है, वो मिजाजन ऐसे होते हैं कि उनसे जब भी आप बात करते हैं तो उनका जवाब, या हम कहते हैं बड़े अक्खड़ मिजाज है, या फिर हम कहते हैं कि बड़े बदतमीज़ उसका अंदाज है। तो ये क्या इंसानी तौर पर फितरत का हिस्सा है कि जैसे सांप ने तो डसना ही है, शहद की मक्खी ने मीठा शहद ही देना है, जो है वो शेर ने तो जो चीर फाड़ करके खाना ही है, ये वो जानवरों वाला हिसाब है? इंसान के अंदर इतनी सकत होती है कि अगर उसकी तरबियत की जाए वालिदैन की जानिब से और वो अपनी तरबियत भूल जाए और वो इस तरह की हरकत सकनात पर आ जाए, अगर ऑफिसेज हैं और उसके अगर रवैया अपने दूसरे लोगों के साथ बड़ा इंतहाई मैं कहता हूँ कि गिरा हुआ है, तो इस पर उसके रवैये को कैसे काउंटर किया जाए? देखिए, फितरत नहीं बदलती। सांप को आप कितना भी दूध पिला लीजिएगा वो आपको डसेगा डसेगा। फितरत और आदत में फर्क है। फितरत जिसकी जो है वो अपना वो काम अपना वो करेगा, क्योंकि सांप को पालने के लिए, प्यार करने के लिए पैदा भी नहीं किया गया, उसका तो काम ही डसना है, वो डसेगा, ये उसकी फितरत है। लेकिन आदत बदली जा सकती है। अच्छा, इंसान तो एक ऐसी मखलूक है कि इंसान की आदत जल्दी बदली जा सकती है। फितरत को बदलने में नस्लें लगती हैं, नस्लें आगे जाएंगी, यानी 7वीं नस्ल के बाद कहा जाता है कि फितरत भी बदलती है। वो कैसे कि दायरा आपको, हम सबको पता है कि डीएनए के थ्रू और डिफरेंट, जब हम किसी बच्चे को दुनिया में लाते हैं तो माँ बाप दोनों की खसलतें, आदतें, फितरतें उसमें जाती हैं। तो अगर कोई शख्स बुरा है और वो आज से ये तहैया कर ले कि वो एक नेक इंसान बन जाएगा, तो 100% बदलने का इख्तियार सिर्फ अल्लाह के पास है, वो बदल सकता है। तो उसमें हम कोई दो राय नहीं रखते, अल्लाह चाहे तो कुछ भी कर सकता है। लेकिन एक इंसान
एकदम से बहुत अच्छा नहीं हो सकता। उसको अच्छा बनाने के लिए फिर हमें माहौल देना पड़ता है। जैसे अभी मैंने आपसे एक बात की ना कि बुराई को भलाई से दूर करो, फिर वो शख्स ऐसा हो जाएगा जैसे कि तुम्हारा दोस्त। तो जब आपने बुराई को, किसी की आदत को, एटीट्यूड को, चाहे वो ऑफिस में है, चाहे वो घर में है, चाहे आपके रिश्तों में, चाहे वो मियाँ बीवी के हवाले से है, तो उसमें हमने बुराई को बुराई से नहीं करना खत्म, वो होगी नहीं। नाहक को नाहक से खत्म नहीं कर सकते, हमने बुराई को करना है भलाई से खत्म। और वो जो आपने बात की फितरत की, तो वो इंसानों में इसलिए बेहतर हो सकती है क्योंकि इंसान अशरफुल मखलूकात है। सांप शायद जब तक दुनिया बनी है सांप डसता ही रहेगा, लेकिन इंसान जब अल्लाह से मदद मांगता है, जब हिदायत मांगता है, क्योंकि हिदायत वो वाहिद चीज है जो अल्लाह ताला मांगने के बाद देता है, तो इंसान को मांगनी पड़ेगी। अब हम एक दूसरे की मदद कैसे कर सकते हैं? हमारी मदद का तरीका ये है कि हम उसके साथ भलाई करेंगे, आसपास के माहौल को बेहतर रखेंगे, लेकिन अगेन कीचड़ के पास खड़े नहीं रहिए। अगर आपने कीचड़ में पैर नहीं भी मारा और किसी जाने वाले ने उसमें पत्थर फेंक दिया तो कीचड़ आप पर उछल जाएगा। तो ये चीज भी बहुत समझदारी के साथ करने की जरूरत होती है। हम बहुत सारे लोग हम कहते हैं कि हम बहुत सावगो हैं, हम झूठ नहीं बोलते, तो हमारी बात सामने वाले को बुरी लग जाती है। ये ठीक है कि सच बुरा लगता है, सच कड़वा है, लेकिन उसमें फिर हमें अपने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन चीजों को देखना चाहिए कि आप हमेशा सच बोलते थे, लेकिन अल्फाज का चुनाव इतना खूबसूरत होता था, अंदाज ऐसा होता था कि वो सच दिल में उतरता था, दिल को नागवार नहीं गुजरता था। फिर एक चीज और कि जब ये बात हुई कि अगर ऐसे ही था तो सभी लोग मुसलमान हो जाते, तो अल्लाह ताला ने क्या कहा कि हमारा काम है नेकी को फैलाना, सच हक इंसाफ को फैलाना। किसी का दिल बदलेगा नहीं बदलेगा ये हमारी ड्यूटी नहीं है। हम काहे को परेशान हो कि भाई हमने इसको इतना समझाया ये नहीं बदला, उसका नसीब, उसकी अल्लाह ताला की मर्जी। हमारा काम है अच्छा बोलना, सच फैलाना, हक फैलाना, माहौल को अच्छा रखना। हाँ, फिर ये होगा कि जिन लोगों के अंदर ऐसे जरासीम होंगे जो अच्छाई की तरफ आएंगे, ऐसे उनके पास सारी सूरत है तो वो आ जाएंगे, और जिनके पास नहीं है, जिन्होंने अपने आप को बदी, तो दुनिया जब से बनी है जब तक रहेगी बदी और हक दोनों साथ साथ चलेगा। ठीक है, बहरहाल बहुत शुक्रिया आलिया सारिम बरी साहिबा आपके वक्त का, और बड़ी खूबसूरती से आपने चीज़ों को समझाया। हम साइकोलॉजिस्ट के पास भी जरा दोबारा पढ़ते हैं। अरीबा, कमिंग बैक टू यू, बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, ऑब्वियसली हम आपसे बिहेवियर इशूज़ के ऊपर बात कर सकते हैं कि एकदम से एक शख्स का बिहेवियर इतना बदतमीज़ लहजा हो जाना या फिर इतना तल्ख लहजा हो जाना, समटाइम्स हम ये एक्सक्यूज़ दे देते हैं, हम इस शेल्टर के अंदर आ जाते हैं कि भाई घर के मामलात अच्छे नहीं चल रहे हैं, घर के अंदर जो है वो नाचाकियाँ चल रही हैं, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, या फिर फाइनेंशियली हालात इतने अच्छे नहीं हैं, इस वजह से मैं जो है वो बदतमीज़ी पर उतर आया, इस वजह से मैंने जो है वो तशद्दुद करना शुरू कर दिया। क्या ये स्टेटमेंट जस्टिफाइएबल है? देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि जब हम इन तमाम चीज़ों को, इन फैक्टर्स को अपनी लाइफ में सामने रखकर बात करते हैं तो इंसान जहनी दबाव का शिकार हो जाता है, और बाकी वो एक ऐसे लेवल पर पहुंच जाता है जहाँ पे वो बहुत एग्रेसिव हो जाता है और वायलेंस करने लग जाता है। हमारी अपब्रिंगिंग अप, फैमिली में जो हमारी ग्रोइंग अप हम लोगों के लिए बहुत मैटर करती है। जब बच्चों के सामने पेरेंट्स बहुत ज्यादा आर्ग्यू करते हैं, या फिर बच्चों के सामने पेरेंट्स बहुत ज्यादा कोई हार्श वर्ड इस्तेमाल करते हैं, वो बच्चों की लाइफ के अंदर एक ट्रॉमा क्रिएट कर देते हैं। और वो ट्रॉमा बहुत अफेक्ट करता है उनको लाइफ के अंदर। जब वो बच्चों की लाइफ में कोई ऐसी ट्रेजेडी सामने आती हैं तो वो सारे ट्रॉमास निकल कर बाहर आ जाते हैं, जिनको हम ये कहते हैं कि वो हाँ हमारी लाइफ के शिफ्ट्स होते हैं, और वो शिफ्ट्स स्ट्रेसिंग होते हैं, स्ट्रेसिंग शिफ्ट्स होते हैं जो कि बहुत खतरनाक होते हैं। तो तमाम लोगों को इस तरह के शिफ्ट से बचने के लिए, खास तौर पे मैं उन पेरेंट्स को सजेस्ट करूंगी कि प्लीज अपने बच्चों के सामने ऐसी बातें ना करें जिससे वो अपनी किसी भी लाइफ के स्टेज पे खड़े होकर वो उन चीजों का ज्यादा इस्तेमाल करें जहाँ पे उनके लव वंस बहुत ज्यादा परेशान हो जाएं उन बातों से, और उनको मसले क्रिएट किए, उनके सामने मसले आए। सेकेंडली, हमारे पास ऐसे भी लोग होते हैं जो बहुत अच्छी, जिनकी ग्रोइंग अप हुई हुई होती है, लेकिन फिर भी वो फाइनेंशियली दबाव की वजह से, जब उनकी लाइफ में जब वो अपनी जॉब्स कर रहे होते हैं, उनको पे वैसा नहीं मिल रहा होता, या फिर उनकी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें आ जाती हैं जैसे स्पाउस। खासतौर पे आई हैव सीन सम केसेस इन माय लाइफ जिसके अंदर स्पाउस जो होते हैं वो आपस में लड़ झगड़ रहे होते हैं क्योंकि उनकी आपस में बनती नहीं है, और वो उस लेवल तक पहुंच जाते हैं कि आपस में आर्ग्यूमेंट्स के बाद आपस में एक दूसरे को मार कुटाई पे आ जाते हैं। तो जो बच्चे वो तो कर रहे होते हैं, उनको स्ट्रेस लेवल उनका इतना हाई होता है, वो तो कर रहे होते हैं, उनको चाहिए कि वो अपने अंदर बर्दाश्त लेके आए, टॉलरेंस लेवल क्रिएट करें, लेकिन जब वो टॉलरेंस नहीं आती और जो बच्चे उनके देख रहे होते हैं तो डेफिनेटली ये चीजें, जिस तरह हम कहते हैं जीन्स में आगे बढ़ती है ना, वो चीजें बाकी आंखों से देखी हुई चीजें भी जीन्स के जरिए आगे बढ़ रही है। अच्छा अरीबा,
अरीबा, ऐसे गंदे अंडे हर ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर मौजूद होते हैं, हर ऑफिसेज में मौजूद होते हैं, जो काम करने वाले लोगों को हमेशा तंग करने की तरफ लेकर जाते हैं, हमेशा अनॉय करते हैं, हमेशा उनकी एक आदत होती है कि उनसे सुकून से बैठा नहीं जाता। तो वो हमेशा एक टर्म यूज़ की जाती है उनके लिए कि ये या तो जो है वो काम बिगाड़ने में कारआमद साबित होगा, अपना काम होता नहीं है, दूसरे का काम के अंदर जो है वो उसको तरक्की देखना वो पसंद नहीं कर सकता। ऐसे लोगों का क्या ये जहनी मरीज होते हैं, किसी बीमारी का शिकार होते हैं, या बचपन के अंदर इनकी सही परवरिश नहीं हुई होती है, या वालिदैन भी इनके झगड़ा करते रहते थे तो ये फिर आगे जो है वो उसी चीज़ को प्रिवेल करते हैं? होता क्या इनके साथ? कोई मर्ज होता है कि इनसे टॉलरेट नहीं होता किसी की खुशी, किसी की प्रोग्रेस, किसी की स्ट्रेंथ, और ये हमेशा उसको नेगेटिवली खुद सोचते भी हैं और इतने नेगेटिव होते हैं कि ये हाथापाई पर उतर आते हैं, बदतमीजी पर उतर आते हैं? बिल्कुल सही फरमाया बिलाल आपने। इन साइकोलॉजी टर्म इसको हम इंफीरियर कॉम्प्लेक्सिटी कहते हैं, और ये बहुत खतरनाक होता है। और जो लोग आपस में बैठ के कॉलीग्स, इवन कॉलीग्स आपस में होते हैं, काम कर रहे होते हैं ऑफिस में, वो एक दूसरे की टांग खींचते हैं और एक दूसरे को जो है वो कॉम्प्लेक्स में मुब्तला कर देते हैं। बिल्कुल ये एक ज़हनी अमराज है, और बिल्कुल ये एक बहुत हद तक आगे भी बढ़ सकता है। ठीक है। तो ये जो लेवल होता है ना, ये लेवल जो हमारा कॉम्प्लेक्सिटी का होता है, ये लेवल बहुत खतरनाक होता है। क्या इनसिक्योर होते हैं ज़हनी तौर पर, अपने आप को कमतर समझते हैं खुद से, इसलिए हरकतें करते हैं? ये जो कॉम्प्लेक्स होता है बेसिकली ये बिल्ट इन कॉम्प्लेक्स होता है, और जब एक इंसान को पता होता है कि ये पैदाइशी बीमारी होती है, बिल्कुल ये उस कमी को सामने वाले के अंदर तलाश करता है और उसको ब्लेम करने की कोशिश करता है दैट यू आर नॉट डूइंग दिस थिंग। यस, एग्जैक्टली। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर कोई काम खुद से नहीं हो पाता तो वो मलबा दूसरों पर डालते हैं, लेकिन उनके रवैये के अंदर बड़ा एक तशद्दुद पसंदाना एक रवैया होता है। मतलब कभी उनके मुंह से आप फूल झड़ते नहीं सुनेंगे, हमेशा आप उनको सपोलो की तरह या सांप की तरह जहर उगलते ही सुनेंगे। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। दैट्स कॉल्ड इंफीरियर कॉम्प्लेक्स। अच्छा, मतलब ये खुद को जो है वो कमतर समझते हैं, और उस कमतरी को ख़त्म करने के लिए, चाहे वो उनकी ज़ाती शख्सियत में हो, चाहे वो उनके काम के अंदर हो, उनके परफॉर्मेंस के अंदर हो, इस रवैये की वजह से भी क्या तशद्दुद आगे बढ़ता है? जी बिल्कुल आगे बढ़ता है। एक छोटी सी बात मैं आपसे कहना चाहूंगी, जब हम अपने बच्चों को बड़ा कर रहे होते हैं तो हम उस वक्त बच्चों को जज कर सकते हैं कि क्या इनके अंदर ये कॉम्प्लेक्स है। जैसे कि हम छोटे बच्चों की अगर बात करें तो अगर उनके सामने कोई उन्हीं की एज का छोटा बच्चा आ जाए और वो बहुत ज्यादा अच्छा ड्रेस, उनसे ज्यादा अच्छा पहना हुआ हो, और वो वहां उस बच्चे को फौरन जेलिसी का वो करें कि नहीं, रोना स्टार्ट कर दिया और अनकंफर्टेबलनेस शो करें कि नहीं आई एम नॉट फीलिंग वेल, तो वहां पे वो शो होता है कि यस देयर इज कॉम्प्लेक्स फैक्टर इन दैट किड। तो वहां पे पेरेंट्स को चाहिए कि उस चीज को निकालें, उससे बात करें, उससे बैठाकर अकेले में बात करें कि व्हाई यू आर फीलिंग दिस। तुम दुनिया में और भी, और पेरेंट्स को एक चीज मैं और बताना चाहूंगी कि प्लीज अपने बच्चों को कहना छोड़ दें कि दुनिया के सबसे अच्छे बच्चे तुम हो, सबको इक्वल रखें। वहां पर आप लोग खुद कॉम्प्लेक्स बच्चे के अंदर बिल्ड कर रहे होते हैं। अच्छा अरीबा, एक बात है, ऐसे वालिदैन को तो खैर मेरा पैगाम ये कि आपके अपने ज़ाती बच्चे होते हैं, आपने बड़ी मेहनत से पैदा किया होता है, फिर पाल पोस कर बड़ा कर रहे होते हैं, उनकी तरबियत थोड़ा टाइम लगा लें, तरबियत ज़्यादा करें। ऐसे बच्चे जब बिगड़ जाते हैं, जहनी मरीज़ बन जाते हैं, तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर आकर बैठ जाते हैं जो तरबियत याफ्ता बड़े बच्चों के लिए जो है वो मुश्किलात पैदा करते हैं। तो ये बिगड़े हुए बच्चों के लिए ज़रा अरीबा, आई जस्ट वांट टू आस्क, बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, व्हाट डू यू सजेस्ट एंड व्हाट वुड यू सजेस्ट कि इनको कैसे ट्रीट करना चाहिए? डोंट और डजंट एग्जिस्ट वाली पॉलिसी में रखना चाहिए, इग्नोर कर देना चाहिए, या तवातुर के साथ उन्हीं के लेवल पर गिर जाना चाहिए, या फिर उनके लिए कोई और एक लाएअमल तैयार करना चाहिए कि इनको टैकल किया जा सके? नहीं, बिल्कुल इनको इग्नोर भी नहीं करना चाहिए और डेफिनेटली हमें इनके लेवल पे भी नहीं उतरना चाहिए, लेकिन हमें बिल्कुल इनको टैकल करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो वीक ऑर्गन है, और अगर हम उसको ठीक नहीं करेंगे डेफिनेटली वो और बिगड़ता जाएगा। तो हमें उस चीज को ठीक करने के लिए डेफिनेटली हमें उसका इलाज कराना पड़ेगा, उसका ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा। और आई एम श्योर तमाम पेरेंट्स को एक और चीज सजेस्ट करूंगी, पेरेंट्स हो गए या आपके सिबलिंग्स हो गए, अगर आप अपने इर्द गिर्द किसी एक ऐसे शख्स को या अपने बहन भाई को देख रहे हैं, उनसे बैठा के बात कीजिए, क्योंकि तमाम चीजें सिर्फ और सिर्फ तब ठीक होती हैं जब हम आपस में एक दूसरे से शेयर करते हैं अपने थॉट्स, और हमें एक दूसरे का अंदाजा होता है यस हम इस चीज से स्ट्रगल करें, इस चीज के साथ गुजर रहे हैं। तो बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन गैप जहाँ होगा वहां पे सारी चीजें बहुत मुश्किल हो जाएंगी। इन चीजों को हम बढ़ावा दे देते हैं, तो कम्युनिकेशन पहले तो हमें बढ़ानी पड़ेगी।
अच्छा ठीक है, बहुत प्यार से आपने खूबसूरती से आपने मैसेज दिया है, विच आई रियली वांट टू अप्रिशिएट एंड आई अप्रिशिएटेड यू। सवाल ये भी है कि एक बेहतर इंसान और आज हम अदम तशद्दुद की बात कर रहे हैं, एक बेहतर इंसान का रवैया कैसा होता है बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट? बेहतर इंसान का रवैया इन माय थॉट ऐसा है कि भाई जितने भी इंसान होते हैं जो बेहतर होते हैं वो इस तरह से बात करें कि जब कोई आपस में कोई भी बात कर रहे हैं तो दूसरा शख्स हाइपर हो रहा है तो आपको चाहिए कि आप उसकी पहले बात सुनें, उसको समझें। जरूरी नहीं है कि एक शख्स अगर बात कर रहा है तो आप भी अपने सारे लेवल्स अप करके उसके साथ गुस्से में बात करें। और याद रखें कि जो अल्फाज आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो किसी की भी जिंदगी के लिए बहुत ट्रॉमेटाइज कर सकते हैं उसे। तो अगर आप अपने अल्फाजों को बेहतर चुनाव कर लें तो डेफिनेटली आप सबसे बेहतरीन इंसान हैं। अपनी चीजों को टॉलरेट करना सीख लें, अपने इमोशंस को टॉलरेट करना सीख लें। इससे ज्यादा बेहतर इंसान कोई हो ही नहीं सकता जिसको अपने इमोशंस को और अपनी तमाम चीजों को कंट्रोल करना आता है। ठीक है, बहुत खूब।